सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कैसे हुई, स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में कौन है, योग्यता क्या है, शपथ कौन दिलाता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो ये सब आज की वीडियो में आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मैं अजय तोमर आप सबका विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय और अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए, इसका नाम जैसे सर्वोच्च न्यायालय, तो न्यायालय क्या होता है आपको पता है। न्यायालय वो होता है जैसे जहाँ पर न्याय किया जाता है, जहाँ पर आपके साथ न्याय किया जाता है, वो न्यायालय होता है। आपने देखा होगा पुलिस पकड़ करके अपराधी को ले जाती है तो क्या वही सज़ा देती है? नहीं, वो ले जाती है कोर्ट। तो वो जो कोर्ट होते हैं ना, वो काले कपड़े वाले जो जज बैठे होते हैं, तो न्यायालय वो परिसर कहलाता है न्यायालय, ठीक है। और वो सर्वोच्च हो यानी वो सबसे ऊपर हो, उसके ऊपर कोई हो ना, तो ऐसा कोर्ट क्या कहलाएगा? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। जैसे देखिए, अपने भारत में क्या होता है, अपने भारत में, भारत के अंदर क्या होता है, राज्य होते हैं, और राज्यों के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं। तो जिलों में कोर्ट होते हैं, जिलों में कोर्ट होते हैं, एक कोर्ट जिले में होता है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और प्रदेश में, अगर पूरे प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट यानी प्रदेश में एक हाई कोर्ट होता है। प्रदेश में कितने? एक हाई कोर्ट होते हैं। और प्रदेश के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, तो उन जिलों में भी एक एक कोर्ट होते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हुआ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट यानी प्रदेश के जितने हाई कोर्ट होंगे, इन सब के ऊपर कौन होगा? इन सब के ऊपर एक होता है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट, तो वो केवल एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, इसीलिए उसको सर्वोच्च कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। और ये कहाँ लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय? आपका लिखा हुआ है संविधान के भाग 5 में। कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान के भाग 5 में। अब ये भाग 5 क्या होता है? तो देखिए, जैसे आपकी किताब होती है ना, तो आपकी किताब में चैप्टर होते हैं, तो देखे होंगे आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ऐसे ही ये संविधान की एक किताब है। तो संविधान के चैप्टर 5 है, भाग 5 में, और उसमें जो आप देखते होंगे किताबों में लिखा होता है नियम नंबर 1, तो उसमें भी अनुच्छेद लिखे होते हैं ऐसे नियम को। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक ना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। यानी जो संविधान की किताब है उसका चैप्टर 5 जो है, उसमें रूल 124 से 147 तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। तो 124 क्या कहता है? अंदर करके एक लिखा होता है ना, इसे क्लॉज 1 बोलते हैं। तो मतलब 124 में नियम नंबर जो पहला बताया गया, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में जानकारी दी गई। तो जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो, कुल उस समय 8 जज थे। सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था अनुच्छेद 124 के तहत, आप देखिए अनुच्छेद 124, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपने सुना होगा ये गाना। तो 1 2 का 4, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया 1 2 का 4 करके। और उस समय टोटल कितने जज थे? उस समय थे टोटल 8 जज। 8 जज में, अच्छा बताइए, 8 जज थे ना, तो उसमें एक मुख्य करा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्कूल, जब आप देखा था, स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल में जैसे कुछ लड़के होशियार होते थे, तो मैडम या टीचर उनको क्या कर देते थे, उन्हीं से जो भी कार्यक्रम होता था स्कूल में आयोजित, उनको आगे कर देते थे कि आप लोग मैनेज करिए सारी चीज़ों को। तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा, तो एक को क्या बना दिया जाता था? मॉनिटर बना दिया जाता था। तो जैसे जैसे देखिए, 8 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 थे, तो एक को क्या कहा गया? एक से कहा गया कि तुम क्या बन जाओ? मॉनिटर बन जाओ। तो एक को बना दिया गया मॉनिटर, तो यही क्या हो गया? चीफ जस्टिस हो गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको एक मुख्य और बाकी सब 7 अन्य न्यायाधीश कहलाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में ऐसी कंडीशन थी। सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ तो कुल 8 जज थे, जिसमें एक मुख्य और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। इसकी स्थापना के विषय में आप चीज़ों को समझ लीजिए। जो इसकी स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। अब कई लोगों को ये मतभेद है, कई लोगों को ये लगता है कि इसकी स्थापना जो हुई थी, आप गलत बता रहे हैं, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के समय में आया था, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को भारत की संघीय अदालत के रूप में जाना जाता था उस समय, ठीक है ना। अब 28 जनवरी 1950 जब हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हो गया? रिपब्लिक डे मनाया गया, और उस समय संविधान लागू हो गया।
तो जस्ट 2 दिन बाद कि ये कहा गया कि भाई संविधान लागू हो चुका है, अब इस संविधान की सुरक्षा कौन करेगा, इसको कौन देख रेख करेगा। तो 28 जनवरी, जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट नाम कब दिया गया? 28 जनवरी। तो भारत का उच्चतम न्यायालय के नाम से कब जाना गया? 28 जनवरी। तो पूछा जाए भारत का गठन कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 अगर आपको मिलेगा तो 28 जनवरी 1950 को आप टिक करिएगा, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जैसे मान लीजिए आप घर के किसी के यहाँ किराए में रहते थे, ठीक है। आप मान लीजिए एक पूरी जगह में किराए में रहते थे, तो किराए में रहते थे, अब बाद में आपने क्या किया, बाद में उस जगह को आपने खरीद लिया और आपका खुद का मकान हो गया। तो जब आपने खरीदा, तो जैसे मान लीजिए पहले उसका घर का नाम था शैतान विला, तो जब आपने खरीद लिया तो उस घर को नाम हटा दिया और लिख दिया प्रेम विला। तो अब प्रेम विला अब आप इनॉग्रेट करोगे, यानी अब आप शुभारंभ करोगे ना, तो वैसे ही कंडीशन हुई। तो आज से वो आपका हो गया, तो अब आपको क्या कहोगे कि यार आज हमारे इस घर की स्थापना हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर थी। ये पहले शैतान विला था, और फिर जब 28 जनवरी 1950 को आपने अपना घर खरीद लिया, आपका इनॉग्रेशन हो गया, तो अब ये भारत का उच्चतम न्यायालय हो गया। आपने शैतान विला को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन थी। बात समझ पाई? अच्छा, स्थापना तो कर दी गई, तो जब सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, हमको भाई कुछ शक्ति तो दो, क्या शक्ति दिया आपने हमको, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियाँ डिसाइड करी। क्या सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ, क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए, रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट क्या होता है? रिट एक प्रकार की याचिका होता है, यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो वो देता है कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया और तुमको हम बर्खास्त कर देंगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये रिट जारी करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और ये मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किया जाता है। यानी आपके कुछ अधिकार हैं, आपको पता है आपके कुछ अधिकार हैं, यानी अगर कोई आपके अधिकारों को हनन करता है तो आप सीधे जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, दंडित कर दिया जाएगा। अच्छा, आपके मूल अधिकार क्या हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद करिएगा। ये आपके मूल अधिकार हैं 6। कौन कौन सा? समानता का अधिकार। और ये मूल अधिकार आपको पता है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार है, तो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पता है क्या होता है? जिसमें कानून की नज़रों में सभी समान है, यानी काला हो, पीला हो, लाल, नीला, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी पर्सन हो, तो सभी समान है। तो वो होता है समानता का अधिकार। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई कहते हम काले हैं, वो पीला है, तो उसमें केस हो गया, तो फिर वो जा करके सीधे जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर देगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत कहेगा हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर रहे हैं, हम समानता के अधिकार के खिलाफ केस दायर कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, आज जो प्रेस मीडिया आप देखते हो ना, कहीं भी घुसी चली जा रही है, तो वो आज इसी अधिकार की वजह से चली जा रही है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है? मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये मूल अधिकार। आज देख रहे हो आप, कहीं भी कोई भी बैठ करके आंदोलन करने लगता है, रोड में कहीं जाम लगा देते हैं, कहीं जगह जगह देखते हो आप आंदोलन होने लगता है, कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। तो वो किस अधिकार के अंतर्गत? वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। क्योंकि अब देखिए, आपके यहाँ ये मूल अधिकार हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार है आपके यहाँ। अभी ये नॉर्थ कोरिया में कर दो, ये जो आंदोलन किए जाते हैं, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कहीं भी घुसे चले जाओ, तो वो क्या करेगा? किम जोंग उंग लगा के तोप से सीधे उड़ा देगा आपको। तो यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में नहीं है। तो वही चीज़ है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। ऐसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जैसे मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, बलात्श्रम, तो ये जो बच्चों से मजदूरी, और आप देखते हैं कि खरीद फरोख्त महिलाओं का इधर उधर स्थानांतरण किया जाता है, तो वो शोषण हो रहा होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आपका ऐसा हो रहा है, तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका पता है मूल अधिकार है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म के अनुसार अपने कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख ईसाई, किसी भी धर्म के हों आप, तो आप कुछ स्वतंत्रता है कि आप कोई भी आयोजन अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति आप कल्चर देखिए, जैसे कोई किसी का कल्चर है, कोई हिंदू धर्म में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि जैसे ईद मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, तो कोई भी किसी धर्म को मना सकता है, ठीक है ना। तो अपनी संस्कृति को पालन करिए, कोई किसी का रोक टोक नहीं है। अगर कोई रोक टोक लगाता है तो आप क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों को हनन हो रहा है
और उस कंडीशन में आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके इन मूल अधिकारों का हनन हुआ, ठीक है ना, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहेंगे संविधान का उपचार करिए भैया हमको, और हमारा ये अधिकार है, तो आप जाइए और सीधे केस दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 32 ना होता तो आप इन सब के खिलाफ कुछ कर ही ना पाते। क्या करते बताइए आप? अगर मान लीजिए आपका शोषण होता, स्वतंत्रता आपकी छीन ली जाती, समानता न मिलती, धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाती, आपकी संस्कृति छीन ली जाती, शिक्षा न दी जाती, तो आप क्या करते? कहाँ केस दायर करते? तो कौन सुनता आपकी? कोई ना सुनता। तो इस कंडीशन में ये जो अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए आप जा करके इन सारे केसों को लड़ सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल कहा, यानी संविधान की हृदय और आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो रिट जारी करने का अधिकार मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किया जाता है। तो रिट समझ में आ गया ना। तो वो क्या करते हैं कि याचिका दायर कर देते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट कि भाई इसकी जांच करी जाए, और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद अभिलेख न्यायालय के रूप में ये शक्ति दी गई सर्वोच्च न्यायालय को। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या है? अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, यानी रिकॉर्ड, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, वो जो भी फैसला सुना देगा वो पत्थर की लकीर होगी। आपके घर में देखिए कोई एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो जैसे माता जी सुप्रीम कोर्ट है, तो जो फैसला उन्होंने सुना दिया अब उसको मानना ही मानना पड़ेगा। तो न पापा कुछ कह पाएंगे न बच्चे कुछ कह पाएंगे। तो ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय। जैसे मान लीजिए कि जस्ट एग्जाम्पल हमने कह दिया कि बच्चे स्कूल में मान लीजिए कोई बच्चा मारा गया, तो टीचर ने उसको मारा। अब जा कर के उसने मान लीजिए हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, हार गया, हाई कोर्ट में कर दिया। तो हाई कोर्ट में मान लीजिए केस दायर किया कि हमारे बच्चे को मारा है और ये गलत है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, बच्चे को मारेगा नहीं तो ये शैतानी करेगा, तो कैसे फिर पढ़ेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो उनके गार्जियन हार गए इस केस को और टीचर्स जीत गए। तो गार्जियन ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बच्चे को प्यार से पढ़ाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया कि नहीं, मारना गलत है और टीचर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो टीचर्स के खिलाफ कार्यवाही हो गई, और इस कंडीशन में बच्चे को क्या हुआ? न्याय मिला कि प्यार से पढ़ाया जाए, मार करके नहीं पढ़ाया जाए। तो अब कभी कोई केस ऐसा आता है किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये इसका रिकॉर्ड हो गया। अब ये रिकॉर्ड हो गया कि बच्चे को प्यार से पढ़ाया जाएगा, मार के नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये एक फाइल बन गई, रिकॉर्ड हो गया। अब इस रिकॉर्ड को नीचे के सभी कोर्टों को फॉलो करना होगा। यानी कभी ऐसा केस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में आया तो ध्यान रखिएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो केस था ना, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके बच्चे के साथ न्याय होगा और कहा जाएगा कि उसको प्यार से पढ़ाया जाना चाहिए था और टीचर को ही दोषी माना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इसके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके फैसले को केवल यही बदल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही। तो जैसे आप देखते होंगे कि घर में जैसे माता जी हैं, उनका जो फैसला आ गया तो उनको फैसले को कौन बदलेगा? जब वही सुप्रीम कोर्ट है तो उनके फैसले को कौन बदलेगा? खुद ही वही बदल पाएंगे, ठीक है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। अच्छा, तीसरा क्या है? अपीलीय न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। आपको पता है, आप कोई भी केस, जैसे कोई अपराध है, मान लो किसी ने अपराध किया, तो आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, कहा कि जमानत नहीं मिलेगी, 10 साल आपको सज़ा दे दी गई, आपने अपराध किया है, हत्या का मान लीजिए मुकदमा दर्ज हो गया, 20 साल की सज़ा हो गई, तो उसको जमानत नहीं मिली। तो वो जाकर के कहाँ पहुँचता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस दायर करता है, तो हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल जाती है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, तब हाई कोर्ट फिर रिकमेंड करेगा, तब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगा, अगर यहाँ से जमानत नहीं मिली तो फिर नहीं मिली, अगर यहाँ से मिल गई तो मिल गई, ठीक है ना। तो अपीलीय न्यायालय का मतलब है आप सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं दायर कर सकते, केवल तब दायर कर सकते हैं जब अनुच्छेद 32 के मूल अधिकारों का आपके हनन हुआ हो, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, यहाँ से अगर लगेगा उसको तो हाई कोर्ट फिर जाइए, फिर हाई कोर्ट से अगर हाई कोर्ट को लगेगा, रिकमेंड करता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, ठीक है ना। तो यह अपीलीय न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। फोर्थ है मूल अधिकारिता। देखिए, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है, इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि राज्यों के बीच विवाद है, कोई झगड़ा हो गया, राज्य केंद्र के बीच विवाद हो गया, तो ऐसे मुकदमों को देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है।
अब देखिए राज्य के बीच यानी राज्य केंद्र के बीच अगर मान लीजिए झगड़ा हो गया तो ये क्या मतलब हुआ। तो बहुत ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई राज्य कहता है, जैसे मान लीजिए कि 2 राज्यों में अलग अलग सरकार है, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी यानी भाजपा की सरकार है। अब सरकारें अलग अलग हैं तो इनमें मतभेद होते ही रहते हैं। कोई फंड नहीं इशू किया या कोई टैक्स इन्होंने दिया नहीं, केंद्र सरकार को वापस नहीं किया, तो इस पे बीच जो विवाद होंगे, जो झगड़े होंगे, वो सीधे कौन निपटाएगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। किस अधिकार है के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो ये इसका मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है मूल अधिकारिता के अंतर्गत कि अगर किसी राज्य और राज्य के बीच विवाद हो, राज्य केंद्र के बीच विवाद हो, तो ऐसे मुकदमों को देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने जो भी उसने एक डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट वो खुद पुनर्विलोकन करे, यानी फिर से विचार करे। जैसे आपने देखा था कि अभिलेख न्यायालय में उसने मान लीजिए बच्चे के लिए कहा था कि प्रेम से पढ़ाया जाए। अब उसने देखा कि अब एक फिर केस गया, फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट तो खारिज कर देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि बच्चे को क्या है प्यार से पढ़ाया जाए, तो हाई कोर्ट भी कहेगा कि हाँ भाई प्यार से पढ़ाया जाए। लेकिन अब बच्चे शैतान कर रहे तो टीचर परेशान, तो टीचर सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारा, हाई कोर्ट से हारा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो डिसीजन दिया था उसको फिर से विचार करेगा, फिर देखेगा अच्छा कुछ बच्चे तो यार शैतान होते हैं, प्यार की भाषा समझते ही नहीं है, ये तो बिना मारे सुधरेंगे नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुधार करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जो नहीं मानते हैं उनको दंड दें, उनको पनिश करें। और इस तरह से उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय को बदल लिया, ठीक है ना। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सलाहकारी अधिकारी के रूप में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 143 कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। सलाहकारी अधिकारी के रूप में मतलब अगर राष्ट्रपति यानी जो देश का प्रेसिडेंट होता है, अगर उसको लगता है कि हमें किसी विषय पर हमें सलाह चाहिए तो वो सलाह किससे मांगेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मांगेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देंगे। जैसे देखिए ये राष्ट्रपति है, ठीक है ना, और राष्ट्रपति और ये क्या है, न्यायाधीश हैं, ये क्या है, न्यायाधीश हैं। मान लीजिए ये जज हैं, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो ये कहेगा कि यार इस मुद्दे पे हमको सलाह दो, तो ये सलाह इसको देगा। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। इसको याद करना देखिए बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मतलब आई, 4 मतलब लव और 3 मतलब यू। देखिए इसमें 1 लीटर है तो आई, और LOVE 4 लीटर और 3। तो इसने देखिए इसने कहा आई लव यू, प्रपोजल दिया, तो ये प्रेसिडेंट अब स्वीकार करे या न स्वीकार करे इसके ऊपर है, तो बस यही कंडीशन होती है। इसने आई लव यू बोला, अब इसके प्रपोजल को ये स्वीकार करे प्रेसिडेंट या न स्वीकार करे, यानी प्रेसिडेंट सलाह मांगेगा जज से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनसे सलाह मांगेगा, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं कि नहीं तुम सलाह दी हो तो हम माने ही माने, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट सलाह माने ही माने। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो इनसे सलाह मांगता है, तो सलाहकारी अधिकार इनके पास है कि ये सलाह देते हैं, ये इनके पास अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के जजों के पास, ठीक है ना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 जज बैठे हैं, आपको पता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश। अच्छा बताइए, जब इसका स्टार्टिंग हुई थी तब कितने जज थे, तो टोटल 8 थे, जिसमें 7 अन्य थे और 1 मेन था। और आज वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं। भाई काम बढ़ता जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो काम जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा व्यवस्थाएं। तो आज की कंडीशन में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1 है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अभी 2021 से 2022 तक रहेंगे। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं NV रमन्ना। NV रमन्ना कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो NV रमन्ना मैं आपको बता दूं कि 48वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। NV रमन्ना कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो NV रमन्ना आपके 48वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और NV रमन्ना का पूरा नाम क्या है, तो NV रमन्ना का पूरा नाम है नूतलपति वेंकट रमन्ना। क्या नाम है, नूतलपति वेंकट रमन्ना।
ठीक है ना। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, एन वी रमणा। आप देख पा रहे होंगे एन वी रमणा को। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के आपको पता है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, तो जब सर्वोच्च न्यायालय का आपको पता है ना गठन हुआ था, तो हमने बताया था टोटल 8 न्यायाधीश थे। और इन 8 न्यायाधीशों में से जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो टोटल 8 न्यायाधीश थे। इसमें एक क्या था, मॉनिटर था, यानी चीफ जस्टिस था। तो वही पूछा है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता है कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कहीं कहीं आपको हीरा लाल मिल जाता है, जैसे कपिल को कप्पू शर्मा, ऐसे हरिलाल को हीरा लाल। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे किशनदास कानिया इनका पूरा नाम था। हरिलाल जे किशनदास, आप देख सकते हैं ये हैं हरिलाल जे किशनदास कानिया। टाई लगाए हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी न्यायाधीश ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल इतने समय तक टिका है। तो किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती थी, कोई इतना वर्क नहीं कर पाता था, तो ज़्यादातर 1 साल। परंतु एक ऐसे न्यायाधीश हुए जो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे, और वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे थे वो कौन से न्यायाधीश थे? वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और ये 16वें नंबर के न्यायाधीश थे। आपको पता है ये 7 साल तक पद पर बने रहे थे। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक ये पद पर बने रहे थे। और उस टाइम के जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा समय तक अगर वाई.वी. चंद्रचूड़ थे तो सबसे कम समय तक कौन रहे? तो सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे कमल नारायण सिंह। मात्र 17 दिन रहे थे। सबसे कम समय तक जो रहे थे वो थे कमल नारायण सिंह, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? एम फातिमा बीबी, ठीक है ना। इसके बाद नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय की जो जजों की 124 क्लॉज 2 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति जजों को नियुक्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, जजों को कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। और ये होता है कोलिजियम प्रोसेस से। ये कोलिजियम प्रोसेस क्या होता है? कोलिजियम प्रोसेस बेसिकली 5 जजों का एक ग्रुप होता है। 5 जज में 4 वरिष्ठ जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश। और ये वरिष्ठ जज ये नहीं कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, ये वरिष्ठ होते हैं अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर। तो कोलिजियम प्रोसेस क्या है? कोलिजियम प्रोसेस कुछ नहीं है, 5 लोगों का एक ग्रुप है। 5 लोगों को एक ग्रुप क्या करता है, कुछ जो उसके वरिष्ठ जज होते हैं, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के लिए जो उम्मीदवार हमें सेलेक्ट करना है, तो उम्मीदवारों के नाम राष्ट्रपति तक पहुँचाता है। कौन? कोलिजियम प्रोसेस। तो करता क्या है, अब इसमें जो एक चीफ जस्टिस होगा, तो इन लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि किसको हमको चीफ जस्टिस बनाना है। तो यह जज बनाना है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी जज बनाना है चीफ जस्टिस। तो जैसे अब मान लीजिए कि जो रिटायर होने वाले जज हैं, तो रिटायर होने वाले जज हैं ना, तो वो क्या है, जिस जज का नाम चाहेंगे उसका नाम रिकमेंड करेंगे, और नाम रिकमेंड करने के बाद ये किसको दे देंगे? मंत्री परिषद को, यानी प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को देंगे। अब ये प्रधानमंत्री पे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को दे देंगे, यानी प्रेसिडेंट को दे देंगे। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे, यानी सिग्नेचर मार देंगे, और वरिष्ठ जो वहाँ का होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हो जाएगा। अब आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं, इस इमेज में, इसमें देखिए अभी तक शरद अरविंद बोबडे जी थे भारत के न्यायाधीश, 47वें न्यायाधीश थे। अब देखिए इनकी नज़र कहाँ पड़ी? इनकी नज़र पड़ी, इनकी कृपा किस पर पड़ गई? इनकी कृपा पड़ी एन वी रमणा पर। और देख लीजिए एन वी रमणा को ये तिरछी नज़र से देख भी रहे हैं, एन वी रमणा पर इनकी नज़र पड़ी, और फाइनली इन्होंने एन वी रमणा का नाम पीएम को सुझा दिया, और पीएम ने किसको सुझा दिया? प्रेसिडेंट को सुझा दिया, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और एन वी रमणा वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता हूं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आप ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता 124 क्लॉज 3 में दी गई है
क्या क्या होना चाहिए? अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, देश बनेगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वही बनेगा ना जो हमारे देश का होगा, भारत का नागरिक होगा। हम पाकिस्तान के आदमी को थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना देंगे। तुम अपने देश के बनो जाके, हमारे देश में क्या करने आ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के अंतर्गत 124 क्लॉज 3 में दिया गया। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन को फॉलो करता है, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई एक ही हाई कोर्ट में या बदल के कहीं उत्तर प्रदेश में कर लिया, कहीं मध्य प्रदेश में कर लिया, तो एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 5 साल तक जज बना रहा हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में, मान लीजिए कुछ 2 साल रहा उत्तर प्रदेश में और 3 साल रहा मध्य प्रदेश में, तो टोटल 5 साल तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, यानी जज रहा हो, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं फॉलो कर पा रहे तो हम क्या करें? तो भैया एक या एक से ज़्यादा उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में तुम 10 साल तक क्या हो? वकील रहे हो। अगर तुम एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के पद पर काम किए हो तो फिर आप क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। आप कहोगे ना तो हम जज रहे और ना तो हम वकील बनने की योग्यता रहे, तो फिर यहाँ राष्ट्रपति से आप जुगाड़ लगाओ। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बड़ा जानकार अगर जो है तो कोई कंडीशन दूसरी कंडीशन को फॉलो ना करे, तब भी अगर राष्ट्रपति रिकमेंड कर देगा तो वो बन जाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं? केवल 2 योग्यताएं हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल वकील रहा हो। अगर इन दोनों इस कंडीशन को फॉलो ना कर पाए तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, तो दूसरी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब शपथ की बात करते हैं। अगर मान लीजिए जब आप बन गए तो शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका विवरण दिया गया अनुच्छेद 124 क्लॉज 6 के अंदर। तो जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए, चाहे आप चीफ जस्टिस बने चाहे अन्य न्यायाधीश बने, तो कार्यकाल आपका 65 साल तक होगा। मिनिमम एज कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन अधिकतम एज डिसाइड है कि 65 साल तक होगा। और ये त्यागपत्र किसे देगा? अगर मान लो हम बीच में रेजिग्नेशन देना चाहें या जब हम 65 साल के हो जाएं तब रेजिग्नेशन देना चाहें तो राष्ट्रपति को देता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 65 साल का होता है। और रेजिग्नेशन किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है ना। अच्छा, हट कैसे सकता है? हटाने का प्रोसेस क्या है? तो हटाने का प्रोसेस देखिए ये है। हटाने का प्रोसेस संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4-5 में दिया गया है। अगर सिद्ध हो जाता है साबित कदाचार, असमर्थता, 2 केवल ऑप्शन सिद्ध होने चाहिए, साबित कदाचार या असमर्थता, इसमें कोई भी सिद्ध हो जाए। साबित कदाचार का मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर लगे कि आपने क्या लिया है? घूस लिया। अगर पता चल जाए कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ करके आपने घूस लिया तो भाई बहुत बड़ा अपमान की बात हो गई ना देश के लिए। तो साबित कदाचार अगर प्रूव हो जाए कि मिसबिहेव किया है, आपने घूस लिया है, या फिर असमर्थता, मान लीजिए आपको नींद आ रही है, आपका मन ही नहीं कर रहा जाने का ऑफिस, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए? आप रोज़ बहाना बना रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि डिसेबल हो गए, या फिर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, थक रहे हैं, तो इनकैपेसिटी अगर शो हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में आपका हटाने का प्रोसेस चलेगा। अभी आप हटेंगे नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें साबित हो गई तो प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस कैसे चलेगा? उसमें लोकसभा राज्यसभा, देखिए ये आगे की वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो इस चीज़ को डिटेल में बेसिक से बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि राज्यसभा में मिनिमम 50 सदस्य और लोकसभा में मिनिमम 100 सदस्य। अगर इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, मान लीजिए राज्यसभा वाले आए और 50 लोग आ गए और प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव स्वीकार किया, ठीक है ना, जो सभापति जी हैं, या फिर लोकसभा में 100 लोग आकर के इस प्रस्ताव को रखें और राज्यसभा में 50 लोग आकर के रखें तो स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार करने के बाद जो सभापति होंगे वो क्या करेंगे कि 3 जो वरिष्ठ जज होंगे रिटायर्ड वगैरह, तो उनकी एक कमेटी बैठा लेंगे। उन कमेटी में जांच के लिए भेजेंगे कि पता करो क्या ये जो इन लोगों ने आरोप लगाए क्या ये सही है। अगर सही पाया जाता है तो फिर सदन में चर्चा होगी और प्रस्ताव आएगा। उसके बाद 2/3 बहुमत से, जितने वहाँ उपस्थित होंगे उसका 2/3 बहुमत से पास अगर हो जाता है तो फिर उसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा और फिर ये तुरंत पद से हट जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हो। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या अभी तक कोई ऐसा हुआ, इसके ऊपर ऐसा प्रोसेस चला हो, क्या कोई अभी तक ऐसा हुआ जो इस प्रोसेस से हटा हो? सुप्रीम कोर्ट का जो जज होंगे ये सबसे ज़्यादा
अगर यही लोग करप्ट हो गए तो फिर ये देश के प्रतिष्ठा गिरने की बात हो जाती है। तो अभी तक ध्यान रखिएगा, वी रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव आया तो था और साबित भी हो गया था कि ये घूस लिए थे, लेकिन उस दौरान जब दोबारा प्रस्ताव जब ये साबित हो गया कि ये घूस लिए थे, लेकिन जब इसमें वोटिंग करी गई तो उस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग नहीं आए थे, तो इसलिए ये परंतु ये पास नहीं हो पाया। तो इसलिए ये क्या था, ये पास नहीं हो पाया। तो वी रामास्वामी आप देख पा रहे होंगे, देखने में बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, लेकिन देखिए इनके खिलाफ घूस के आरोप लगे थे। तो ये हैं आपके सामने वी रामास्वामी। तो वी रामास्वामी के विरुद्ध अभी तक एक बार प्रस्ताव आया था, परंतु प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। तो आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक कोई भी ऐसा जज नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जिसके खिलाफ इस तरह का हटाने का प्रोसेस चला है, लेकिन हटा इस तरह से कोई नहीं है। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। केवल वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव आया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। ठीक है। अच्छा, वेतन की बात करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना है? तो जो प्रमुख है ना, वेतन अनुच्छेद 125 में दिया गया। तो जो वेतन है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 महीने का मिलता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको मिलता है 30,000 कम रुपया, तो 2,50,000 रुपया महीने का मिलता है। इनका वेतन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। अब एडहॉक जज, ये भी आप समझ लीजिए अनुच्छेद 127 में दिया गया एडहॉक जज, यानी तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? कोरम कम होने पर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है। अब कोरम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि टोटल 34 जज हैं, ठीक है ना। तो ये 34 जज केवल एक ही केस पे थोड़ा ना लगे रहते होंगे। 4 जज किसी केस पे लगे रहते हैं, 3 जज किसी केस पे लगे रहते हैं, 2 जज। तो कहीं पर मान लीजिए कोरम कम है, कहने का मतलब अगर संख्या कम हो गई, जैसे 4 जज हमें चाहिए थे और वहाँ पे कोई 2-3 मान लीजिए असमर्थ हैं, तो फिर क्या हुआ, उस दिन मान लीजिए तबीयत किसी की खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई कोर्ट के जज को, किसी भी हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज को सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए बुला लिया जाता है कार्य करने के लिए, और उसको पूरी वही शक्तिमान की ताकतें मिल जाती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की पूरी ताकत उसको मिल जाती है। इसी को बोलते हैं एडहॉक जज। तो उस जज को क्या बोलेंगे? जब हाई कोर्ट का जज कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए आ जाएगा तो उसे बोलते हैं एडहॉक जज, यानी तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। तो एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान जो है हमने फ्रांस से लिया है। तो जैसे हम लोग देखते थे कि इसके यहाँ कोई चीज़ अच्छी है तो हम उससे वो चीज़ उठा लेते थे। ऐसे संविधान में भी कई सारी चीज़ें किसी देश से उठाई गई, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। जैसे आप देखते हैं कि पड़ोसी जब घर बनवा रहा होता है तो आप देखते हैं अरे यार इसका ये बेहतरीन बना है, इसने ये वाला टाइल्स लगवाया, हम यार ये लगवाएंगे। फिर दूसरे पड़ोसी का घर बना तो आपने देखा यार इसके यहाँ ये वाला पंप बढ़िया लगा है, हम ये वाला पंप लगवाएंगे, यार इसके यहाँ ये स्टाइल, इसका डिज़ाइन बेहतरीन है, हम इसके यहाँ से ये करेंगे। तो आप हर के यहाँ से अच्छा उठा करके अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे ही जैसे हम लोग करते हैं ना, दूसरे के घर को देख करके इससे बेहतर हम ऐसा करें, इससे बेहतर, तो ऐसे ही संविधान के अंदर कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई हैं, ये सब मैं बहुत आसान तरीके से आप सबको आने वाले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज जितना मैंने पढ़ाया है इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न 20 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपलोड करे जाएंगे। उसका कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। तब